हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति, इसमें बात करने वाले हैं प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग दैट इज द इनिशियल रेट। दोस्तों प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट क्या होता है, इससे पहले हमको औसत वेग, तात्क्षणिक वेग मैंने आपको बताया हुआ था, उसका अध्ययन आप कर लीजिए। वो वीडियो दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। वहां पे आपको ये पता चलेगा कि औसत वेग और प्रारंभिक तात्क्षणिक वेग क्या होता था। औसत वेग जब टाइम पीरियड लार्ज होता था तो उसका वेग को औसत वेग कहते थे, और जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, एक निश्चित समय पर हम वेग निकालते थे तो उसे हम दोस्तों क्या करते थे, तात्क्षणिक वेग कहते थे। इनिशियल वेग का मतलब जब हमारा t इक्वल टू क्या हो दोस्तों, 0 हो, तो उस समय जो वेग होगा उसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। प्रारंभिक वेग की संकल्पना बहुत ज्यादा है नहीं और इसमें कुछ है भी नहीं। जैसे जब आप बाइक को स्टार्ट करके ऐसे रेस दे रहे होते हो और आपका पैर ब्रेक पर होता है, ना बाइक को स्टार्ट कर लिया है, अब समझो कि रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिला दिया है। जैसे ही हमने रिएजेंट और रिएक्टेंट को मिला दिया, t इक्वल टू 0 पर जो भी रेट होगा वो होगा प्रारंभिक रेट। वो क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक रेट होगा। जैसे हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया है, रेस कर रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, तो वो रेट होगा वो प्रारंभिक रेट होगा। तो प्रारंभिक वेग क्या है, जब समय मतलब t 0 हो, मतलब अभिक्रिया के प्रारंभ में जो वेग है वही क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो इस पर ज्यादा डिटेल है नहीं, इस पर बात भी नहीं करते क्योंकि कुछ कहने को है नहीं, कि अभी कुछ रेट ही नहीं है, वेग ही नहीं, क्योंकि तभी अभिक्रिया क्या है, टी टाइम 0 है। तो औसत वेग लार्ज समय, तात्क्षणिक वेग किसी एक निश्चित समय, और प्रारंभिक वेग जब समय 0 हो तो उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अभिक्रिया मतलब वेग का मात्रक की बात करते हैं आपसे, तो मात्रक दोस्तों हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक सांद्रता के पद में और एक दाब के पद में। सांद्रता के पद में दोस्तों वेग बराबर क्या लिखते हैं, डेल सी बाई डेल टी, और दाब ये किसके टर्म में हो गया, सांद्रता के टर्म में। और वेग को जब हम लोग दोस्तों दाब के टर्म में लिखते हैं तो लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल टी। मतलब जब अभिकारक गैसीय होंगे, है ना, जब जब अभिकारक हमारे कैसे होंगे, लिक्विड होंगे, तो उस हिसाब से हम सांद्रता के पद में लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। जब हमारे अभिकारक गैसीय होंगे या उत्पाद गैसीय होंगे तो उनको हम लोग जो है वो प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। उनको क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। तो जब सांद्रता के टर्म में हम लोग वेग का मात्रक लिखेंगे तो डेल्टा सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और बटे क्या है यहाँ पर टाइम को यदि हम सेकेंड में लें तो यही निकल के आता था जो मैंने आपको बताया था, मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये आ गया था दोस्तों इसका मात्रक, ये इसका मात्रक आ गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं सांद्रता के पद में जो वेग का मात्रक है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी जो है वह दाब है, दाब को हम लोग किस में लेते हैं, एटीएम में। तो एटीएम बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एटीएम सेकेंड इनवर्स या एटीएम बाई सेकेंड। तो इस तरीके से वेग का मात्रक आपको देखने को मिलेगा, सांद्रता के पद में मोल प्रति लीटर सेकेंड और दाब के पद में एटीएम प्रति सेकेंड। यहां से दोस्तों आप लोगों को आसानी से वेग का मात्रक दिख सकता है। अब दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को करनी है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको
3 फैक्टर्स पर बात करनी है। पहला है सांद्रता वाले फैक्टर पर, दूसरा है ताप के फैक्टर पर, और तीसरा है उत्प्रेरक, मतलब हमारे अभिक्रिया के वेग पर किस तरीके से सांद्रता प्रभावित करता है, किस तरीके से ताप प्रभावित करता है, और किस तरीके से दोस्तों उत्प्रेरक प्रभावित करता है। इन सब के बारे में बात करने को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा में हम लोगों ने लिखा था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं को वेग तथा उस पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो अभिक्रिया का वेग तो जान लिया, अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सांद्रता है, ताप है, दाब है ना, दाब भी कभी कभी प्रभावित करता है। तो यहां पर मैं आपको कई फैक्टर बताऊंगा, कई कारक बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम सांद्रता को ही पकड़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता को ही पकड़ लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ए व बी हमारे अभिकारक हैं, ये अभिक्रिया करके हम क्या देते हैं, ए भी देते हैं। तो दोस्तों ए व बी की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी इनका अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो एक दूसरे से कोलिजन भी ज्यादा करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे भी ज्यादा, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो सीधा सा बात समझिए कि सांद्रता बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन की वजह से मतलब टक्कर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो सिंपल सा याद रखना है, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक, पहला को। दूसरा जो फैक्टर दोस्तों ताप का होता है। तो यहां पर दो तरह से फैक्टर वैसे तो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है उस तरीके से यहां पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन ताप का प्रभाव अभिक्रिया पर तो पड़ता है। जैसे आपके घर में चाय बनाना है, आप गैस को स्लो कर दो, चीनी चाय पत्ती वगैरह सब डाल दो, तो चाय ज्यादा समय में बनेगा। लेकिन चाय को जल्दी बनाना है तो टेम्परेचर को बढ़ा दो, मतलब गैस का नॉब ज्यादा तेजी से कर दो, गैस ज्यादा तेज कर दो। तो आपने देखा हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा उत्पाद जल्दी बनकर मतलब रिएक्शन तेज हुआ, और टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से कभी कभी तो अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना तिगुना इस तरीके से हो जाता है। और यहां पर एक शब्द और आपको बताएंगे, तापीय गुणांक। तापीय गुणांक क्या होता है दोस्तों? जब हम लोग किसी अभिक्रिया का वेग 25 डिग्री सेल्सियस पर लें और किसी उसी अभिक्रिया का वेग 35 डिग्री सेल्सियस पर लें, है ना, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे अंतराल पे उनके वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक किसे कहते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर उनके वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है, मतलब ताप का प्रभाव भी बहुत ज्यादा अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है। अच्छा, इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे आपसे कि किस तरीके से ताप का प्रभाव अच्छे ढंग से पड़ता है। तो सांद्रता का प्रभाव मैंने बात की आपसे, एक और प्रभाव की बात करें दोस्तों हम लोग, है ना, ये तो दाब का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है दोस्तों? जैसे जब हमने दाब को बढ़ाया तो जो हमारे अभिकारक कणु थे वो पास पास आ गए, तो पास आने की वजह से इनमें कोलिजन ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो गैसीय, जैसे हमारा ए और बी क्या है, गैसीय अभिकारक हो, तो गैसीय अभिकारकों में दाब बढ़ाने से आयतन कम हो जाता है, और आयतन कम हो जाएगा तो बोलो सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। सांद्रता बढ़ जाएगा तो कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और चीजें बात कर लेते हैं, भौतिक अवस्था, है ना, अभिकारक की भौतिक अवस्था। तो दोस्तों देखो, अभिकारक की भौतिक अवस्था का आशय यह है कि अभिकारक कोई हो और वो फाइन पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कणों में हो, फाइन पार्टिकल में हो तो ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा। जैसे लकड़ी के मोटे लट्ठे को जलाना हो और उसके बुरादे को जलाना हो, तो बुरादे को आसानी से जला सकते हैं।
तो इसी तरीके से जब हमारा अभिकारक छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और बड़े पार्टिकल्स में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। और इसी तरीके से दोस्तों हम कहते हैं, है ना, माध्यम की प्रकृति। तो कुछ कुछ रिएक्शन मीडियम्स पर भी डिपेंड करते हैं कि वह किसमें, अल्कोहल में करवाया जा रहा है कि जल में करवाया जा रहा है, कि मतलब उसका मीडियम क्या है, माध्यम क्या है जिसमें रिएक्शन को हम करवा रहे हैं। तो माध्यम की प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। और इसी तरीके से दोस्तों विकिरण का प्रभाव एक होता है ना, विकिरण का प्रभाव मतलब ऐसा रिएक्शन है जिस पर विकिरण चाहिए, सूर्य की किरण चाहिए, तो अगर वो मिलेगी तो अभिक्रिया तेजी से होगी, नहीं मिलेगी तो स्लो होगी। और दोस्तों फाइनली बात करें उत्प्रेरक की, तो वाह रे वाह, उत्प्रेरक बचपन से जानते हैं, उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया पर ट्मेंडस पड़ता है। उत्प्रेरक आएगा तो अभिक्रिया का रेट को तेज कर देगा, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कभी कभी हालांकि स्लो भी कर देता है। तो इनफैक्ट उत्प्रेरक का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो इन सब फैक्टर्स का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है। तो सबसे ज्यादा डिटेल में हमने बात किया सांद्रता के बारे में, ताप के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे भी, और उत्प्रेरक के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन प्रभावों को एक बार फिर से रिमाइंड करके वीडियो को देख कर समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो टेम्परेचर और उत्प्रेरक का प्रभाव है, जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय, थैंक यू।